So let's understand Newton's first law of motion. What is that? He said, can object remain in state of rest or of uniform motion in an straight line unless compelled to change that state by an applied force? कहने का मतलब इसमें और फर्स्ट लॉ मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या डिफरेंस हुआ? बस एक ही डिफरेंस हुआ. उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया में कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की, यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा और यदि चल रहा है तो चलता ही रहना चाहेगा. बट इसमें न्यूटन्स ने उसको थोड़ा और स्पेसिफिक कर दिया कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट the object want to remain in rest or in uniform motion but in a straight line. यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट एक बॉल है, यदि वो इस डायरेक्शन में चलती है, वेलोसिटी मीन्स क्या है, इज़ अ वेक्टर, मीन्स एक डायरेक्शन इज़ देयर. तो यदि वो किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, चेंज नहीं करेगा. उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए मेरे को ताकत लगानी होगी. और यदि वो इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा. यदि रुका हुआ है तो रुका ही हुआ है, उसी पोजीशन पे है. मीन्स मुझे इसकी स्टेट चेंज करना है तो हम क्या स्टेट में क्या बोलते हैं, किसी की स्टेट चेंज हो गई, मीन्स ये यहाँ से इधर ऊपर आ जाता तो क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गई. अभी ये जा रहा था राइट साइड में, अब जाने का लेफ्ट साइड में. दैट मीन्स अगेन आई रिक्वायर्ड सम फोर्स. मैं तो एक फोर्स देना होगा तभी तो राइट से लेफ्ट हो जाएगा, मतलब स्टेट ऐसे जा रहा है लेफ्ट में टर्न हो जाएगा फॉर द बोथ थिंग्स. सो नाउ इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन. दिस कॉल्ड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. Okay, now it is moving. Suppose the object is moving with a constant velocity or uniform velocity. एक ही मतलब है. Uniform velocity हो गई मीन्स क्या हो गया, we can say escalation is zero because escalation का मतलब है rate of change of velocity, velocity का change per unit time. velocity में कोई change नहीं होता, escalation zero. Escalation zero हमने पढ़ा था तो force is मतलब mass into escalation, वो भी zero हो जाएगा. mass तो fix है, escalation zero, force is zero. That means इफ़ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो टोटल फोर्स लग रहा है किसी भी टाइप का, ना हमने क्या देखा था अभी, बहुत सारे फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, ड्रैग फोर्स, ये फोर्स वो फोर्स, बहुत तरह के होते हैं. यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स इज जीरो, तो उसकी स्टेट वही रहती है जैसी है. यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और यदि यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट. रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, कोई चेंज नहीं करना चाहता, जैसा है वैसा ही हैप्पी है. ओके, ऑल इज़ वेल. वेरी गुड. जैसे हम देखते हैं ना स्पेस में, यदि स्पेस में एक बार आप धक्का दे दो, बिकॉज कोई फोर्सेज वहाँ नेट फोर्स कुछ होता ही नहीं है, मोर और लेस जीरो है, राइट. तो एक बार स्पेस में पहुँच जाने के बाद सेटेलाइट्स हमारे क्या घूमते रहते हैं अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं. Why? Because all objects resist a change in their state. क्योंकि यहाँ ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे, चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे. वेरी गुड. तो ये ना स्पेस के लिए तो ओके ही है. एंड सेम थिंग आप हमारे इसके वो सोलर सिस्टम के बोल सकते हैं. अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो घूमती रहती है, वो सेम चलती है, बट द ओनली डिफरेंस इज उसके अंदर कोई फोर्स लग रहा होता है. यस, देयर इज़ अ फोर्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन. क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. इस वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होती है. वेलोसिटी चेंज मीन्स स्पीड तो वही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है. अर्थ ऐसे घूमती रहती है इसके चारों तरफ. दैट मीन्स उस केस में नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, नेट फोर्स है स्टिल. देयर इज़ अ फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन इट. तो जब इस चारों तरफ घूमी है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा. ये आप पढ़ेंगे, आपको मालूम भी है थोड़ा बहुत. क्लियर? ओके. बट यदि मैं आपको ऐसे बोलूँ, एक ये बॉल दिख रही है आपको, कहाँ पड़ी हुई है? ग्राउंड में पड़ी हुई है. फुटबॉल है, ग्राउंड में पड़ी है. इज़ इट एट रेस्ट? क्या मैं बोल सकता हूँ ये रेस्ट में है? या चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, एक टेबल के ऊपर एक बॉल रखी हुई है. क्या है? एक सिंपल सी स्टूल है, उसके ऊपर एक फुटबॉल, यही फुटबॉल जो ग्राउंड में रखी है और यहाँ रखी है. तो क्या ये दोनों हम बोल सकते हैं कि दोनों बॉडी रेस्ट पे हैं? यस, फॉर द टाइमिंग वी कैन से दे आर एट रेस्ट. बट कैन वी से कि इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? हमने क्या जाना था कि यदि नेट फोर्स जीरो होगा, इस पर यदि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा होगा तो ये बॉडी अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहेगी. तो मैं सिंपल क्वेश्चन चलो दूसरे तरीके पूछता हूँ, क्या इस बॉल के ऊपर, ये बॉल राइट में देखूँ या लेफ़्ट में देखूँ, क्या ये बॉल रेस्ट पे हैं? तो आप बोलोगे हाँ ये रेस्ट में है. पर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इन दोनों बॉल के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नेट फोर्स जीरो है क्या इन पे? दैट यू कैन से मालूम नहीं सर. लेट्स डू इट. एक काम करते हैं, ये जो बॉल है ना, इस वाली बॉल के नीचे तो मैं गड्ढा नहीं कर सकता, बट इस वाली जो लेफ़्ट साइड में स्टूल पे बॉल रखी है, मैं स्टूल को हटा सकता हूँ. हटा देते हैं, चलो लेट्स रिमूव द स्टूल.
तो अब मैं पूछता हूँ, क्या ये बॉल ऐसे ही रहेगी या कुछ और होगा? आप बोलेंगे सर ये नीचे गिर जाएगी। यू आर राइट, ये बॉल नीचे गिर जाएगी। दैट मीन्स जब ये बॉल स्टूल पर थी, कहाँ पे थी? स्टूल पर थी, उस समय भी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था। कौन सा लग रहा था? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था इस पर। किस डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हो, अर्थ की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है? अब ऐसे याद रखना, जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई है, इसका मतलब क्या है? उस पर नेट फोर्स इज जीरो। इस केस में स्टूल पे रखी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है? नीचे लग रहा है। वो कितना होगा? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जितना मास होगा उतने बराबर होगा। यदि g इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, m इज़ द मास, तो f इज इक्वल टू mg होगा। और उसके ऑपोजिट एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, किसके ऊपर? बॉल के ऊपर। अब ये बॉल कितना फोर्स लगा रही है? एफ जी। कितना फोर्स? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। किस पे लगा रही है? इस टेबल के सरफेस पे, टॉप पर। और ये बॉल के ऊपर टेबल कितना फोर्स लगा रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। वी कॉल इट रिएक्शन फोर्स या एफ आर। बहुत बार हम इसको आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर। आर मीन्स इज द रिएक्शन फोर्स विच इज ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ तक क्लियर? ये आपको याद रखना होगा। दैट मीन्स इस केस के अंदर हम बोले, अब ध्यान से देखो, ये बॉल यहाँ, यदि मैं यहाँ पे एक गड्ढा कर देता तो क्या होती? बॉल गड्ढे में गिर जाती? गिरती कि नहीं थी? तो कहने का मतलब राइट साइड वाली बॉल हो या बॉल जो स्टूल पे रखी हुई है, वो रेस्ट पे है तब तक जब तक नेट फोर्स इज जीरो। हमको फोर्स दिख नहीं रहा है, बट अब ध्यान से जब भी हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें मालूम चल गया ना। तो जो ग्राउंड की तरफ है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका जो अपोजिट होता है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, बट स्टिल बॉडी इज एट रेस्ट। दैट इज व्हाट वी सेड कि नेट फोर्स यदि जीरो है तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट मेंटेन रहेगी। यदि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन से पे है तो यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा। ओके, सपोज m इज़ द मास ऑफ दिस बॉल, तो एफ जी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ जी इज इक्वल टू एम जी। m is the mass of the ball, g is gravitational force या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। तो आप बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि ये मालूम है तो उसका अपोजिट जो फोर्स स्टूल बॉल पे लगा रही है, जिसको हमने रिएक्शन बोला है, तो यू कैन से आर इज़ द रिएक्शन, एम जी इज़ द ग्रेविटेशनल। दोनों बैलेंस्ड हैं, इसलिए बॉडी स्टेट पे हमको रेस्ट में दिख रही है, वो फुटबॉल ग्राउंड पर हो या स्टूल पर रखी हो। अब इसका यदि लाइन डायग्राम बनाएं, प्रॉब्लम सॉल्व में हम ना ऐसे स्टूल और ये टेबल वगैरह नहीं बनाते हैं, आपको कुछ एग्जांपल ऐसे दिए होंगे। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। स्टूल को हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, या वो फ्लोर जिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट को नॉर्मली हम स्मॉल स्क्वायर या रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं, और उसका मास, जैसे फुटबॉल का मास m था, यदि इसका मास m है, नॉर्मली हम बीच में लिख देते हैं। ओके, एंड नाउ इफ़ आई से द बॉडी इज़ एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो था। फुटबॉल के केस में क्या बोला था? यदि m मास है तो नीचे ग्रेविटी खींच रही होगी इसको, कितने फोर्स से होगी? m इंटू जी। जी यदि अर्थ पर है तो जी की वैल्यू 9.20 होगी, और यदि ये मून पर है तो जी की वैल्यू चेंज हो सकती है, पर मास विल रिमेन कॉन्स्टेंट बाय इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ है या मून है तो जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी होगा उसकी वैल्यू होगी, पर ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर। ये ऐसी ड्रॉ की जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतना फोर्स ज़मीन के ऊपर लगा रहा है जिसके ऊपर रखा हुआ है, और इसके ऑपोजिट क्या लगता है? रिएक्शन। ये अभी हमने पढ़ाई था, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो एट रेस्ट वी कैन से ये बॉडी रेस्ट पर है, दैट मीन्स नेट फोर्स इज जीरो, मीन्स सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। और क्योंकि इनकी डायरेक्शन है, तो यदि मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेता हूँ तो नीचे वाला नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, या बोलो आर इज इक्वल टू एम जी, दोनों बराबर है, बैलेंस्ड है। तो वी से बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। किस में है? इक्विलिब्रियम है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलती है? बॉडी यदि स्टेट में है, जो भी स्टेट है उसको मेंटेन रखी, स्टेशनरी है तो एट रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगी व्हेन दैट फोर्स इज जीरो। ओके, चलो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। यदि इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड में एक एफ फोर्स से मैं खींच रहा हूँ तो ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। इफ़ आई एम पुलिंग तो मैं ऐसे कर देता हूँ, पुश कर रहा होता तो यही फोर्स मैं इस डायरेक्शन से लगाता हूँ, तो उसका मतलब कहता है मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ। तो अभी क्या हम कर रहा हूँ? वी आर पुलिंग इट, ओके, विद द फोर्स एफ। जब मैं किसी चीज़ को पुल करता हूँ तो क्या हो गया? मोशन में आएगी, और जब वो मोशन में आएगी तो क्या है? हमने बचपन से सीखते आए हैं टॉय टाई से लेकर अभी तक कि उनके बीच में क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? यदि रिएक्शन फोर्स मुझे मालूम है
और इन दोनों बॉडी जो मास जो ऑब्जेक्ट है और ये फ्लोर के बीच का मेरे को फ्रिक्शन मालूम है, तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा म्यू आर। म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ये जो ऑब्जेक्ट और जिसके ऊपर वो चल रहा है। जैसे हमने देखा था कि मैं टॉय कार को यदि मैं रेत में चलाऊंगा तो फ्रिक्शन इज़ वेरी हाई, और यदि मैं फ्लोर पे चलाऊंगा, मतलब मार्बल पे चलाऊंगा तो फ्रिक्शन इज़ लेस। दैट मीन्स क्या चेंज हो रहा है, म्यू, म्यू की वैल्यू चेंज हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। रिएक्शन तो फिक्स्ड है एम जी, क्योंकि अर्थ पे ही चला रहा हूँ, ये तो फिक्स है, राइट। आर इज इक्वल टू क्या, एम जी। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऐसे दिखाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस भी डायरेक्शन में फोर्स होगा मीन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, क्योंकि यही तो फोर्स है जो इसको रजिस्ट, ये जो फोर्स खींच रहा है उसी को रजिस्ट क्या कर रहा है ये। अब नाउ अब ऐसी कंडीशन है, एक ऑब्जेक्ट जिस पे राइट साइड में आप खींच रहे हो पर स्टिल दिस ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग, तो वी से द बॉडी इज़ एट रेस्ट। कहने का मतलब ये टेक्निकल टर्म में बोलूँ कि बोथ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड और जीरो। बैलेंस मीन्स आर इज इक्वल टू एम जी के बराबर है, इसलिए ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, और एफ इज इक्वल टू म्यू आर है, इसलिए इधर उधर नहीं हो रहा है, ये बोल सकते हैं। या मैं जब मैं जीरो बोल रहा हूँ मीन्स मैं टॉप डायरेक्शन में ले लूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दूँ वर्टिकली, तो आई कैन से आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, या आर इज इक्वल टू एम जी, इसको लेफ्ट में ले जाऊँगा तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, यही हुआ मतलब। सेम वे में हम बोल सकते हैं एफ माइनस म्यू आर इज इक्वल टू जीरो, या एफ इज इक्वल टू म्यू आर। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड एफ इज म्यू आर इज इक्वल टू अवर सेकेंड इक्वेशन। तो ये पहला सिनेरियो हो गया। तो आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड में इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसका एम मास है, म्यू इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, प्लीज़ टेल कि बॉडी इज़ एट रेस्ट और नॉट, वो रेस्ट पे रहेगी या नहीं रहेगी। तो आपको क्या निकालना है कि इनको सॉल्व कर लेना है। और यदि ये एफ इज इक्वल टू म्यू आर नहीं है तो क्या होगा, जिस भी डायरेक्शन में यदि फोर्स मेरा इनिशियली मानो खींच रहा हूँ, ये चल नहीं रही है, इसका मतलब म्यू आर ज़्यादा है, मीन्स फ्रिक्शन ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है तो मीन्स ये बॉडी चलेगी नहीं, वहीं की वहीं रेस्ट पे रहेगी। और यदि जैसी फोर्स ज़्यादा हो गया म्यू आर से तो बॉडी चलना स्टार्ट होगी, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो मैं पुल कर रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में जाती जाएगी। क्लियर है, ओके। अब ये क्वेश्चन और डिफरेंट तरीके से भी आते हैं। अब मैं इस हॉरिजॉन्टल की जगह यदि मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दूँ, या मैं अभी बॉडी को इंक्लाइन नहीं करता हूँ, मैं फोर्स को इंक्लाइन कर देता हूँ। अब मैं फोर्स ना ऐसे नहीं खींच रहा हूँ, मैंने इसमें एक रस्सी बांधी और उसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ, राइट। अब मैं ऐसे खींचता हूँ तो कहेंगे कि नाउ बताओ ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे, मीन्स बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो कैसे मैं करूँगा, तो देखो ये वेक्टर आपने पढ़े थे, कोई भी फोर्स लगा हुआ है तो मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, क्या से, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल डायरेक्शन में। मैं तभी कर सकता हूँ जब मुझे ये एंगल मालूम हो। सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज़ द फोर्स विच इज़ द वेक्टर, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल क्या होगा, एफ साइन थीटा। ये हमने सीखा ही था वेक्टर में। तो इसका मतलब ये फोर्स, इस फोर्स को, जो मेन फोर्स है उस रिजल्टेंट फोर्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसको मैं हटा देता हूँ टाइमिंग के लिए। इसका मतलब यही तो हो गया। क्या किया मैंने, जो मेन फोर्स था, चलो दोबारा समझते हैं। हमको ये एक एग्जांपल दिया है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो एक फ्लोर पे रखा हुआ है। म्यू आर इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस फोर्स को हमने वर्टिकल, क्योंकि हमको ना ये निकालना है कि बैलेंस्ड करना है फोर्स को, वो करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये देखो, ये आर तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यदि मैं कन्वर्ट करूँ तो ये तो ये दोनों तो हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, पर ये इन बिटवीन है। तो हमको इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं इजीली। हमने कहा कि कंपोनेंट हम किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रह सकते हैं इफ़ वी नो द एंगल थीटा। तो इफ़ इस डायग्राम में यदि मुझे थीटा एंगल मालूम होता विद रेस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन या एक्स एक्सिस बोलूँ, तो वी कैन से कि इसका एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। दैट मीन्स मैं इस फोर्स को हटा दूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, डायग्राम को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। अब देखो, ये डायग्राम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही है सारे फोर्स। तो एट रेस्ट यू कैन से कि मेरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स पैरेलल होंगे। तो देखो, पहले मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर लूँ या पहले वर्टिकल की बात करते हैं। चलो वर्टिकल की बात करते हैं। तो देखो, वर्टिकल में कौन फोर्स चल रहे हैं, आर और ये एफ साइन थीटा, आर प्लस एफ साइन थीटा। वर्टिकल में नीचे की तरफ क्या इज इक्वल टू एम जी। मैं बोलूँ ये दोनों बैलेंस्ड हो गए। तो देखो ये बैलेंस्ड है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे नहीं जाएगा तब तक जब तक ये चीज़ मेरी कांस्टेंट है। ओके, या इस एम जी को मैं इधर लिया हूँ तो मीन्स रिजल्टेंट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो। तो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अब राइट साइड में मतलब हॉरिजॉन्टल देख लें तो देखो, तो हम हमेशा एक्स एक्सिस में राइट साइड लेते हैं। तो
इधर क्या है एफ कॉस थीटा, इधर म्यू आर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, या ऐसे मैं लिखता हूँ म्यू आर इज इक्वल टू या एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर, लिख सकते हैं। तो दिस इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन। तो दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल, बट वेयर वट वी हैव डन, हमने रिजल्टेंट फोर्स जो एक पर्टिकुलर एंगल में से उसको दो पार्ट में कंपोनेंट में डिवाइड करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, बैलेंस्ड कर दिया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपके पास एक से भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, एक और थर्ड वाला ले लेते हैं। उस केस में क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, अभी तो हॉरिजॉन्टल था सब चीज़, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, आपको इसको एक ऐसे इंक्लाइंड सरफेस पर रख देते हैं। आपको क्या क्या दिया हुआ देखो, ये इंक्लाइंड सरफेस का एंगल दिया हुआ कि ये एंगल जो है थीटा डिग्री बना रहा है, और इस थीटा डिग्री इंक्लाइंड सरफेस पे एक मास एम रखा है, ये सेम ऑब्जेक्ट है ना जिसका मास एम है। तो अब बताओ कि ऑब्जेक्ट यहीं पर रुका रहेगा या स्लाइड करेगा, या नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये आपको बताना होगा। तो इसमें पता है क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, एम ये है तो इस पर ग्रेविटेशनल लगेगा, ग्रेविटेशनल पर टूवर्ड्स द सेंटर होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा एम जी रहेगी, क्योंकि एम मास कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, और क्या होगा टूवर्ड्स द सेंटर मीन्स ऑलवेज वर्टिकल। तो एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने ऐसे, उसके पैरेलल ही रहेगा ये। वेरी गुड। दूसरा हम फिर क्या करते हैं ना, एक लाइन, दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन पैरेलल टू द सरफेस, ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है, और इसके एक 90 डिग्री पे, क्योंकि अभी हमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस निकालनी है। अब हमारी एक्स एक्सेस आप बोलोगे सर वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती हैं, आप वैसे भी रख सकते हो, बट दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ सॉल्विंग। तो एक ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई, ये हमारी वाई एक्सेस हो गई, और इसी के ऊपर अब सारे फोर्सेस को हम लगाते हैं। तो देखो ये एम जी है, अब ध्यान से देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और जब हमने ये लाइन ड्रॉ की तो ये एंगल हम पता लगा सकते हैं। ये देखो ये वाले ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या होगा थीटा। तो आई कैन से दिस एंगल इज़ थीटा। अब देखो मेरा एक फोर्स है एम जी, तो मुझे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में, दो एक्सेस में इसको कंपोनेंट निकालना है, तो इधर कंपोनेंट निकाल सकते हो, ये थीटा है तो ये क्या होगा एम जी कॉस थीटा। तो इस मास की वजह से इस डायरेक्शन में विच इज़ परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन, क्या है परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन, वो वैल्यू कितनी होगी एम जी कॉस थीटा। और इसके इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये कंपोनेंट है, इसका एक वाई कंपोनेंट भी होगा इस डायरेक्शन में 90 में, तो क्या होगा एम जी साइन थीटा। यही तो होता है वेक्टर को डिवाइड करने का तरीका। ये थीटा है, थीटा कैसे है, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। पर मैंने इस कंपोनेंट को क्यों डिवाइड किया, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो द रिएक्शन फोर्स, इस मास से ये कितनी ताकत से इसको दबा रहा है इस सरफेस को। भाई यहाँ लेफ्ट में देखो हमने क्या निकाल रहे थे, ये मास कितनी ताकत से इसको दबा रहा है, किसको फ्लोर को, वो कितनी एम जी से दबा रहा है, तो उसके ऑपोजिट क्या होगा रिएक्शन। तो इस केस में देखो ये बॉडी कितनी ताकत से इसको दबा रही है एम जी कॉस थीटा, तो इसके ऑपोजिट क्या होगा दैट इज़ रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, ये चीज़ याद रखो, रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। दोनों केस में इधर भी देखो ये इस फ्लोर पे ये मास रखा है तो रिएक्शन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, उसको कोई मतलब ये एम जी है या कुछ भी वैल्यू है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और वो आर की वैल्यू इस केस में आप देखो आर जो है ये इसके करीब करीब बराबर सा आ रहा है ना, मतलब इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। ओके, अब ये बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, ये बॉडी यहाँ रखी है तो किसी सरफेस पे इंक्लाइंड पे रखी है, तो क्या होगा देखो ये मान लो दोनों बैलेंस भी हो गए, तो इस फोर्स पे क्या होगा, ये फोर्स लग रहा है इधर, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, कुछ वैल्यू होगी थीटा की, कुछ वैल्यू हो तो मीन्स कुछ वैल्यू इनटू एम जी, दैट मीन्स ये बॉडी क्या होगा नीचे स्लाइड करने लगेगी। इसलिए हम देखते हैं ना फिसल पट्टी पे आप बैठते हो तो स्लिप मारते हो, स्लाइड पर बैठ जाओ तो स्लाइड पर नीचे आ जाते हो। क्यों आ जाते हो, क्योंकि ये तो रिएक्शन फोर्स होता है जिससे आपके नीचे पैंट घिस जाती है, राइट। वो क्यों घिसती है, क्योंकि एम जी कॉस थीटा इतना फोर्स तो आप ना स्लाइड पे भी लगा रहे होते हो, स्लाइड उतना फोर्स आपकी पैंट पे लगा रही थी, इसलिए आपकी पैंट घिस जाती है। देखा ना आपने, ज़्यादा घिसोगे तो आपके कपड़े घिस जाते हैं। बट आप नीचे क्यों आते हो, क्योंकि ये फोर्स लग रहा था एम जी साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर। ओके, अब आप चाहते हो कि ये बॉडी ना नीचे ना आए, यदि ये फोर्स नीचे लग रहा है तो स्लाइड पे क्या होता है, आपकी पैंट और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, राइट। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स नीचे को लग रहा है, ग्रेविटी आपको नीचे लाना चाहती है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू आर, म्यू इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन बिटवीन दीज टू सर्फेसेस, और ये हमेशा मल्टीपल होगा आर का, रिएक्शन फोर्स जो कि परपेंडिकुलर टू द सर्फेस होता है। क्या होता है, म्यू आर, हमेशा म्यू आर होगा, म्यू इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और आर इज़ अ रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और रिएक्शन फोर्स हमने बोला परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब इस थर्ड एग्जांपल के अंदर हम बोलते हैं कि ये मास अब नीचे नहीं आ रहा है, आप स्लाइड करते करते बीच में रुक गए सपोज़। अब कोई पूछे कि आप नीचे क्यों नहीं आ रहे हो,
या ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं आ रहा है, तो वी कैन से कि इस पर नेट फोर्स इज जीरो। यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलती है, या ऑल द फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन दिस इन बोथ द डायरेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सब बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, देखो पहले केस में आर इज इक्वल टू एम जी, और इधर क्या होगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू आर, या म्यू आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो लिख दो। सो दीज आर द टू इक्वेशंस विच कम्स। अच्छा, यदि हम बोले इफ़ म्यू इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मीन्स इन दोनों बॉडी के बीच में फ्रिक्शन जीरो हो जाए, मतलब इसमें यदि हम तेल लगा दें तो फ्रिक्शन घट जाएगा, लिटरली जीरो से हो जाता है। तेल लगाते हैं ना कोई चीज़, क्यों लगाते हैं, ऑयलिंग कर दी, ऑयल करते हैं तो फ्रिक्शन करीब करीब जीरो हो जाता है, ठीक है। सपोज इट इज़ जीरो, तो क्या होगा, बचा ही नहीं कोई चीज़, अब फट से नीचे आएगा। या इनडायरेक्टली बोले कि यदि ये फोर्स बैलेंस नहीं है, म्यू आर इज नॉट इक्वल टू एम जी फोर्स इसके बराबर नहीं है, यदि ये ज़्यादा है तब तो क्या होगा, तो भी ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। कहने का मतलब ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब ये जो खींचने वाला पुल करने वाला एम जी साइन थीटा म्यू आर के बराबर है और आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये दोनों बैलेंस है। वी से द इक्विपमेंट और द ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड। नेट फोर्स, उसमें नेट फोर्स जीरो है, इसलिए वो जिस स्टेट में है उस स्टेट पे मेंटेन रहेगा। दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। यदि चल रहा है तो चलता रहेगा और रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर? यदि ये चीज़ क्लियर है तो अपना कोई भी क्वेश्चन आएगा बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यू कैन सॉल्व इट। इसको थोड़ा सा ना और कॉम्प्लिकेटेड भी कर देते हैं लोग, जैसे हमने यहाँ पे एक इंक्लाइंड फोर्स लगाया था, चलो इस पर भी लगा देते हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी आ सकता है कि ये बोलेंगे ना क्वेश्चन में से एक आदमी ना इसको खींचते हुए ले जा रहा है पहाड़ के ऊपर, मतलब लैंग्वेज देना, पर्पज़ वही है उसमें, राइट, कि वो खींचते हुए ले जा रहा है। दैट मीन्स ही इज़ अप्लाइंग अ फोर्स। इफ़ ही इज़ अप्लाइंग अ फोर्स, वो इसकी हाइट भी दे सकते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए। तो यू कैन कैलकुलेट द एंगल। सपोज इस केस में अल्फ़ा एंगल बना रहा है, आदमी की हाइट दे दी 1.5 मीटर है, यहाँ से इतनी दूरी पर है, तो आप एंगल निकाल सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल से। ओके, सिंपल करते हैं। तो ये आदमी इसको रस्सी से बांध के इसको खींच के ऊपर ले जा रहा है। सपोज दिस इज़ अल्फ़ा एंगल, राइट। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कि इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस फोर्स के कंपोनेंट डिवाइड कर लो। एक इस डायरेक्शन क्या कंपोनेंट हो जाएंगे, एफ कॉस अल्फ़ा एंड एफ साइन अल्फ़ा। तो हमने फोर्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड कर लिया, मीन्स दो एक्सिस में डिवाइड किया, ऐसे बोल रहे हैं, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बैलेंस्ड है मीन्स वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर है। बैलेंस कर लो। देखो इस केस में वर्टिकल में, पहले वाले केस में तो हमारे ये थे, अब इसमें देखो एक एडिशनल फोर्स आ गया। तो वी कैन राइट एफ साइन अल्फ़ा प्लस आर मीन्स वर्टिकल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, यही रहेगा। दूसरा क्या हुआ, इस साइड में म्यू आर तो था ही, इसके अलावा क्या होगा एफ कॉस अल्फ़ा, तो विल राइट एफ कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू आर इज इक्वल टू जो इस डायरेक्शन में दैट इज़ एम जी साइन थीटा। तो हमारा ये दो इक्वेशन आ गई। इन इक्वेशन से जो भी हमको क्वेश्चन में पूछा होगा वी कैन सॉल्व इट। इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करने के लिए ना लोग ऐसे भी दे देते हैं कि ना सब ये जो मास है वो एक ऐसे करके पुली के ऊपर से जा रहा है और आप यू आर यूजिंग अ पुली एंड देन यू आर पुलिंग इट। अब आदमी भी खींच सकते हैं या हम यहाँ पे कोई मास लगा सकते हैं कि एक हमने ना यहाँ पे एक बकेट रख दी और बकेट का उसके अंदर कुछ मास रख दिया। इफ़ वी नो द मास वी नो जी, दैट मीन्स वी नो द फोर्स। अब यदि किसी पुली के ऊपर से बोलेंगे ना इस पुली के ऊपर से जो लॉसेज ऑफ फोर्सेज इज नेग्लिजिबल, दिस दे विल राइट। तो देखो यहाँ यदि फोर्स एफ है तो वी कैन से कि जो रस्सी से या जिससे भी हम स्ट्रिंग से पुल कर रहे हैं उसमें इस डायरेक्शन में फोर्स एफ होगा विच इज़ पैरेलल टू दिस एक्सिस। अब देखो हमारे सारे फोर्स आ गए एक्स, दोनों डायरेक्शन में आ गए, इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी। बैलेंस कर लो तो देखो ये आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, वो तो यही रहा। वेयर इस केस में क्या हो गया, म्यू आर था ही हमारा प्लस एक और फोर्स हो गया एफ, तो विल राइट एफ की वैल्यू क्या है, एम जी, कैपिटल एम जी। एम इज़ द मास ऑफ द बकेट, जो भी बकेट है, सैंड बकेट है या वेट है वट एवर, राइट। तो एम जी प्लस म्यू आर यही तो क्या इज इक्वल टू, यहाँ तो यही रहा। तो इस तरीके से आपको क्या होना, मतलब बेसिकली रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस इन टू डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आना चाहिए। घबराना नहीं है क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो। जैसे हमने सेकंड में भी देखा, फोर्स दिया, इंक्लाइन दिया, उसको हमने कन्वर्ट किया। हो सकता है वो थीटा ये ना देखे, ये वाला थीटा देखे कि वर्टिकल से एंगल बना रहा है, कोई बात नहीं। उस केस में ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो उस केस में यहाँ क्या लिख देंगे, एफ साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा के साइन थीटा लेंगे, बैलेंस कर देंगे दोनों, यही इक्वेशन ही तो आएंगी। क्लियर, वेरी गुड। नाउ इफ़ यू अंडरस्टूड दिस, तो एक मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच दिस मूवी एंड देन मैं आपसे पूछूंगा ऐसा हुआ क्यों। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा।
तो क्या समझे? बेसिकली एक कार थी, उसमें एक लेडी ड्राइव कर रही थी, पीछे भूत बैठा हुआ था। जब कार चल रही थी, भूत के बच्चे ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। सीट बेल्ट नहीं लगाई तो क्या हुआ, जैसी लेडी ने ब्रेक दबाए तो लेडी और कार तो रुक गई, पर भूत का बच्चा क्या हुआ, इसको तोड़ के आगे आके शीशा तोड़ के बाहर गिरा। यदि मैथमेटिकल टर्म्स में बोलें या साइंस के टर्म में बोलें तो वी कैन से द कार वाज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ से 50 किलोमीटर पर आवर। जैसी लेडी ने भूत देखा, उसने ब्रेक अप्लाई किए, सो द कार वेलोसिटी बिकम्स जीरो। कार वेलोसिटी तो जीरो होगी, पर जो पैसेंजर बैठे हुआ था, कौन, भूत का बच्चा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 50, उसकी भी उतनी वेलोसिटी थी जितनी स्पीड से कार चल रही है, पर फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हुआ, जीरो नहीं हुई, क्योंकि उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई थी। तो वो क्या हुआ, तोड़ के बाहर आके गिरा। क्यों गिरा? बिकॉज दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जो बॉडी, यही तो हमने सीखा था, जो भी चीज़ है जो रेस्ट में रहना चाहिए, चलती हुई चीज़ चलते रहना चाहिए। क्योंकि भूत चल रहा था किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर। क्यों चल रहा था? क्योंकि वो कार में बैठा था, उसने सेफ्टी बेल्ट लगाई नहीं थी, तो उसको कोई रोकने वाली चीज़, रेस्ट करने वाली चीज़ नहीं थी, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन की, मीन्स वो सेम स्पीड से चला। एज अ रिजल्ट कार और लेडी तो रुक गई, भूत शीशा तोड़ के बाहर आके रोड पर गिरा। इसलिए सेफ्टी बेल्ट पहनना कितना ज़रूरी है, ये याद ध्यान रखना। बिकॉज ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है। चलो, आप और भी बहुत सारे एग्जांपल डे टू लाइफ में आप देखते होंगे। आप स्कूल जाते हो, बस में जाते हो, तो यदि आपने देखा होगा, यदि बस में आप ना जा रहे हो और आप बस के ऊपर, बस में खड़े हुए हो सपोज़, और आपने ध्यान नहीं दिया और बस सडनली चल गई, तो यू विल ऑब्जर्व कि आप तो बस में आराम से खड़े थे, बस सडनली चल दी, तो होगा क्या कि ना आप ना पीछे को गिरने की, हो सकता है आप गिर ही जाओ या आपको झटका लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपके जो पैर थे वो तो फ्लोर के साथ थे। किसके? बस के फ्लोर के साथ। अब बस का फ्लोर जो है, बस की पार्ट ही है, बॉडी का पार्ट है, तो बस चली तो मीन्स फ्लोर चला, फ्लोर चला तो मीन्स आपके पैर भी चलना स्टार्ट हो गए। और वेयर एज आपकी जो बॉडी थी, अपर बॉडी, वो तो रेस्ट में रहना चाहिए क्योंकि इस समय स्टेशनरी थी। पैर तो चल दिए, ऊपर वाला पार्ट स्टेशनरी था, रेस्ट में रहना चाहता था, तो वो उसकी प्रॉपर्टी, इंस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी इनर्शिया की वजह से वो अपना रेस्ट में रहना चाहता था। पैर चल दिए, बॉडी रेस्ट में है, तो ये तो पीछे रह गया, ये आगे चले गए, तो आप क्या होगे, नीचे गिर जाओगे। सो इनर्शिया प्लेज अ वेरी बिग रोल एंड इट इज़ द सेम थिंग जो अभी तक हम कार के इंसिडेंट में देखा। सो न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, वो क्या है, सब बॉडीज़ अपनी जो स्टेट है उसको मेंटेन करना चाहती है। यदि स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, रेस्ट पे रहेगी, ये चल रही तो चलती रहनी चाहिए। आपके पैर यहाँ पे स्टिक के साथ विद रेस्पेक्ट टू फ्लोर इज स्टेशनरी थे, इनिशियली जब आप खड़े हुए थे, फ्लोर चलने लगा, पैर चलने लगे, पर ऊपर की बॉडी तो फ्री थी ना, हवा में थी। क्लियर? तो इस लॉ को ना, फर्स्ट लॉ के अलावा वी आल्सो कॉल दिस लॉ एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया।